हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16 की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी हमने एलोट्रॉपी भी देखी थी। हमने कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 16 के एलोट्रॉप्स बनाते हैं, है ना। उसमें दो के एलोट्रॉप्स हमने देखे थे। हमने एलोट्रॉप्स देखे थे ऑक्सीजन के, कौन कौन से होते हैं, O2 और O3। साथ में हमने एलोट्रॉप देखे थे सल्फर के, कौन कौन से होते हैं, S2, S4, S6 एंड S8। ठीक है, यहां हमसे एक गलती हो गई थी, इसलिए इसको वापस बना रहे हैं, है ना। क्या गलती हो गई थी, मैंने आपसे कहा था O2 और O3 में O2 जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा, O3 जो होगा डायमैग्नेटिक होगा। बिल्कुल सही है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को? हम O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड होगा। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पे हमने थोड़ी गलती की थी। मेरे को जहां तक याद है S8 को हमने पैरामैग्नेटिक लिख दिया था, जबकि S2 को डायमैग्नेटिक। एक्चुअली उल्टा होगा, S2 जो होगा वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? सेम रीजन जो कि O2 में होता है। इसमें भी आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनाएंगे तो आप पाएंगे कि px के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और py के अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन फर्दर हम बात करें S4, S6 और S8 की, तो ये नेचर में तीनों कैसे पाए जाते हैं, डायमैग्नेटिक। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस बताया मैंने। ठीक है, S2 यहां पर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। रीजन सेम, क्या कि इसके भी px और py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये तो बात रही प्रीवियस क्लास की, है ना। सॉरी उसके लिए जो गलती हमसे हुई, है ना। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द केमिकल रिएक्शन, और यू कैन सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। एक्चुअली में ग्रुप 16 की कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ग्रुप 16 की केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं सबसे पहले विद हाइड्राइड्स, विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट उठा लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, कोई भी, है ना। हम इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। आप उनकी रिएक्शन कराएं किससे, विद हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड फॉर्म करेंगे किस टाइप के, EH2 टाइप के। EH2 टाइप या E कुछ भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सेलुरियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है, पोलोनियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, EH2 टाइप का हाइड्राइड। जैसे H2O, हाँ खूब नाम सुना है सर हमने इसका, पानी। H2S, इसका भी सुना है सर। जैसे हम बात कर सकते हैं H2SE, जैसे हम बात कर सकते हैं H2TE, जैसे हम बात कर सकते हैं H2PO। तो किस टाइप के हाइड्राइड बनाए इन्होंने, H2E टाइप के, लिख दिया मैंने EH2 टाइप के। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें सारे हाइड्राइड्स का, जितने भी हाइड्राइड्स हम लोगों ने पढ़े, हमें इन सारे हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है ना। तो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वेरिएशंस चेक करते हैं इन हाइड्राइड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर को। किसको चेक करेंगे सबसे पहले, इन हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर्स को, है ना। तो देखेंगे ध्यान से, एसिडिक कैरेक्टर मतलब H+ देने की टेंडेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो इनके हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या कहा मैंने, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। कब, डाउन द ग्रुप जाने पर। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि इनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं कहूंगा सबसे कम एसिडिक होगा H2, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE, और सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा शो करेगा इनमें, H2P। सर ऐसा क्यों होता है भाई? पहली बात तो इनके पास हाइड्रोजन है, H+ देने की टेंडेंसी रख सकते हैं, इसलिए हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा है। अब देखो जब डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है ना। यहां पर O और H के बीच में बॉन्ड है, यहां पर S और H के बीच में बॉन्ड है, यहां पर SE और H के बीच में बॉन्ड है,
यहाँ पर Te और H के बीच में, यहाँ P और H के बीच में, हाँ एक और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हमको तो एक से काम है नहीं। तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, H+ निकाला, ये बॉन्ड तोड़ा H+, ये बॉन्ड तोड़ा H+, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, सब H+ निकाल दिए। कौन सबसे आसानी से H+ निकल जाएगा, तो बहुत यूजफुल सी बात है POH। रीजन सर कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी, तो आसानी से यहाँ H+ जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। क्यों ये ऑर्डर आया? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर गई तो यूजुअल सी बात है आपको आसानी से H+ यहां से निकल जाएगा। तो डेट इज वाई एसिडिक करेक्टर इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन दी ग्रुप। क्लियर होती है बात मेरी? तो ये हो गई सबसे पहली बात कि एसिडिक करेक्टर आपसे कोई पूछे तो कहते हैं इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। रीजन पूछे तो बता देना कि भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंटीन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, तो H+ निकालना आसान है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी यहां जो हाइड्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे वो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी? थर्मल स्टेबिलिटी, है ना? तो बता सकते हैं आप ऑर्डर? बिल्कुल बता सकते हैं सर। अरे यही तो रीजंस लिखे पड़े हैं जरा। थर्मल स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। भाई आपको पता है इस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ पा रहे हो, इस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ पा रहे हो, तो सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर इसका है ना? सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर इसका है, यानी कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। बात समझ में आई मेरी? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर लिखते हैं पहले, तो डिक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप। क्यों करेगा? पहले तो लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल वाटर, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SC, उसके बाद H2TE और उसके बाद H2PO। सेम रीजन है। रीजन क्या है कि जब आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, दूसरी बात होगी। चलो थर्मल स्टेबिलिटी को देख लिया है ना, और हम लोगों ने एसिडिक नेचर को देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट देयर बॉन्ड एंगल्स, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। थर्ड हम बात करते हैं इनके डायपोल मोमेंट के बारे में। तो देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट है ना, हमने पढ़ा हुआ है डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, पढ़ा? चलो एक बार तीनों के हाइड्राइड, पांचों के हाइड्राइड बना लेते हैं। H2O है ना, इसके बाद H2S, H2SC, H2TE और H2PO। आपको यहाँ नजर आ रहा है कि डायपोल मोमेंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पर, एक डिस्टेंस पर। मैं H2O को ज्योमेट्री बनाऊं तो ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर्स होंगे, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो क्या होंगे? हाइड्रोजन। फिर मैं बात करूं H2S की तो S, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अभी। S यहां पर मैंने एक लोन पेयर बनाया है, यहाँ एक लोन पेयर बनाया है, ये ज्योमेट्री बना दी, यानी किसकी है? H2S की। दोनों की बेंट शेप है ना? अच्छा, या वी शेप भी कह सकते हो आप इसको। ध्यान से सुनना मेरी बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है सर, डेफिनेटली है। यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बिल्कुल है। पर यहाँ वो डिफरेंस कम है, यहाँ वो डिफरेंस ज्यादा है। तो Q की वैल्यू कहां ज्यादा होगी? यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर ज्यादा होगा। अरे भाई इस पर ज्यादा पॉजिटिव और इस पर ज्यादा नेगेटिव, आई एम सॉरी, इस पर ज्यादा नेगेटिव और इस पर ज्यादा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेंगे। जबकि यहाँ पर बॉन्ड का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो इतना नहीं है, आएगा इस पर भी थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव, बट इसके कंपैरिजन में तो कम आएगा। तो अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के घटने की वजह से Q भी घट रहा, बट सर डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इनके बीच में, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और ये बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? अब एक्सपेरिमेंट्स में।
एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि यहाँ पर डोमिनेंट कौन करता है, क्यू। नहीं है बात समझ में? अरे मैं क्या कह रहा, सुनो। दो फैक्टर्स हैं, एक तो है चार्ज, डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी। एक तो है चार्ज, दूसरा है डिस्टेंस। हमने कहा कि जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो चार्ज का सेपरेशन कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घट रहा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि डी इंक्रीज कर रहा है और डी इंक्रीज कर रहा है डाउन दी ग्रुप जाने पर, और डाउन दी ग्रुप जाने पर क्यू डिक्रीज कर रहा है। कौन डोमिनेट करता है? एक्सपेरिमेंटली पता लगता है कि कौन डोमिनेट करता है, क्यू। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर डाउन दी ग्रुप जाने पर क्यू के डोमिनेट करने की वजह से जो इनके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरह आता है। बात समझ में आई कि नहीं? जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आएगा वो उनका H2O का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद H2S, फिर H2SE, फिर H2TE और फर्दर H2PO। तो ये ऑर्डर आता है इनके डायपोल मोमेंट का। फर्दर हम बात कर सकते हैं नंबर 4 अबाउट देयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। तो देख लेते हैं बॉन्ड एंगल को भी। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड एंगल, मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा रिपल्शन, याद है, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल। याद करो जब हमने नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के ग्रुप के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, तब हमने ये चीज देखी थी कि रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो आपको यहां देखना है ज्यादा रिपल्शन कहां लगेगा, बस और कुछ नहीं करना, आप समझो मेरी बात को। यहाँ पे मैं बात करता हूँ H2O की, तो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अगेन मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ H2S की, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो सल्फर इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इतना मजबूती से नहीं बांध पाएगा जितना मजबूती से कौन बांध के रखेगा, ऑक्सीजन बांध के रखेगा। यानी कि सल्फर में जो लोन पेयर है इधर उधर फ्लिप कर सकते हैं बहुत आराम से, करेंगे ऑक्सीजन में भी, करेंगे सेल्यूरियम में भी, बट ज्यादा किस में कर सकते हैं, सल्फर में, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इधर चला मैं उधर चला, ये होता रहेगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा। ऑक्सीजन कहेगा अरे भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, तुम यहीं रहो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना वो, है ना, ये आराम से घूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो बहुत यूजुअल सी बात है। यहां पर रिपल्शन ज्यादा एक्सर्ट होगा, यहां पे रिपल्शन कम एक्सर्ट होगा, तो डाउन दी ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? डाउन दी ग्रुप जाने पर इनका बॉन्ड एंगल जो है इंक्रीज करेगा, हाइड्राइड्स का इंक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप जाने पर। तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होंगे, H2PO में। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें होंगे, H2O में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2O के बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इन सब में, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE और उसके बाद H2PO। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, हम लोगों ने देखा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, हम लोगों ने देखा इनके किसका देखा था, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखे, ठीक है। और क्या रहेगा, हाँ ठीक, चलो देखो। तो ये कुछ ऑर्डर देखे 4, कौन कौन से, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करेगी, है ना। और फर्दर हमने बात करी बॉन्ड एंगल के बारे में, और बात करी हम लोगों ने डायपोल मोमेंट के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, एक साथ ही बात करेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 4-5 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा सुनो, जब डाउन दी, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वान डर वाल फोर्सेस के। जितने ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतने ज्यादा किसी कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ये वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, पहली बात। अब आपको बताया जब हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, H2O, H2S, H2SE, H2
Te। तो आप जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आप लोगों को पता है, अब पॉलिनियम की बात हम नहीं करते ज्यादा क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इनकी बात स्पेशली करनी होती है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर मोलर मास तो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट H2Te का, है ना। उसके बाद किसका होना चाहिए H2Se का, उसके बाद किसका होना चाहिए H2S का, और लास्ट में कौन आना चाहिए H2O। तो सर ऑर्डर होना चाहिए 4 3 2 1, ये होना चाहिए ना 4 3 2 1, क्योंकि वान डेर वाल रिफ्लेक्शंस बढ़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली, यहाँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके होते हैं, H2O के। बाकी जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, मतलब 1 4 3 2, सबसे ज्यादा किसके हो जाएंगे H2O के। उसके बाद एक जनरल ट्रेंड फॉलो होगा जो होना चाहिए वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। हाँ बिल्कुल सही है आप लोग, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट दूसरे हाइड्राइड से ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अगर मैं बात करूं इनकी फिजिकल स्टेट की तो H2 रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जबकि मैं बात करूं H2S की तो ये रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। रीजन क्या, अगेन रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, H2S में ऐसा कुछ नहीं होता तो ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी जो पांचों प्रॉपर्टीज मैंने बताई इनके हाइड्राइड की, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अक्सर ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमने बात की रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड बनाएंगे, हाइड्राइड का वेरिएशंस क्या होगा अलग अलग प्रॉपर्टीज का, वो हम लोगों ने देखा। फर्दर हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हाइड्राइड ही है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जरा देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं 16 ग्रुप एलिमेंट की, ई से लिख रहा हूं, ये जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, या तो ये बनाएंगे EO2 या ये बनाएंगे EO3। तो जनरली इनके दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक EO2 एक EO3। अगर मैं बात करूं EO2 की तो यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे जितने भी हैं, है ना, और यहाँ पर ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। आप लोग जानते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर +6 का नेचर डिक्रीज करता है, नहीं जानते? अरे डाउन द ग्रुप जाने पर +6 का नेचर डिक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे EO2 बनाने का नेचर बढ़ेगा, EO3 बनाने का नेचर कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम एक टेबल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हमने कहा कि ग्रुप नंबर 16 के ये ऑक्साइड्स है मेरे पास, सल्फर बनाएगा SO2, है ना, डाइऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं पहले हम, दो तरह के ऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, तो SO2 बनेगा। फर्दर हम बात करें तो SeO2, फिर हम बात करें तो TeO2, और फिर हम बात करें तो POO2। जबकि मैं बात करूं ट्राइऑक्साइड की, किसकी बात करूं, ट्राइऑक्साइड की, तो ये बनाता है SO3, ये बनाता है SeO3, ये बनाता है TeO3, क्या बनाता है TeO3, और इसका ट्राइऑक्साइड पाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, आपसे रीजन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से +6 शो करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अंदर वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो मना कर देते हैं भैया हमको तो कुछ करना ही नहीं है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। जबकि इनके अगर मैं बात करूं डाइऑक्साइड्स की, तो तुम्हें बताइए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सारे सारे, है ना, जहां पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +4। तो ऐसा पॉसिबल है कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 में चेंज कर दे, जैसा कि SO2 करता भी है। SO2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SO2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर क्यों, SO2 लिखना था सर, SO2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और ये +4 से आसानी से किस में जा सकता है, +6 में, यानी कि खुद का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनके रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करते हैं। क्या कहा मैंने, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
अब क्यों करते हैं समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन दी ग्रुप, इसलिए मैंने आपको पहले करा दिया था भाई TeO2 +4 में है, क्या ये +6 में जाना चाहेगा? बना तो रहा है पर बनाता नहीं है आसानी से, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल किसमें है? +4 या उससे कम के ऑक्सीडेशन स्टेट में। +6 में तो मना कर देगा भैया कि हमारे अंदर वाले जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो तो आना ही नहीं चाहते पिक्चर में, वो तो बंधे पड़े हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप इनके डाइऑक्साइड में डाउन द ग्रुप जाएंगे उनका रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा। यही रीजन है कि SO2 तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है SO2 और SO3 की ज्योमेट्री के बारे में, तो मैंने उसके लिए एक अलग से लेक्चर किया था हाइब्रिडाइजेशन का, वहां में इनकी ज्योमेट्री बनाना सीख ली थी और शायद उसमें SO2 और SO3 के एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, है ना, याद भी होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस, रिएक्टिविटी विद X2 हेलोजेंस। तो अगर मैं बात करूं हेलोजेंस की रिएक्टिविटी विद X2, तो ये 3 तरह के हैलाइड्स बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं EX2, एक बना सकते हैं EX4 और एक बना सकते हैं ये EX6 टाइप की। यहां इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां +4 और यहां +6। क्लियर है? तो आप बहुत आसानी से समझ गए कि डाउन द ग्रुप जाने पर EX6 बनाने का नेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? EX6 बनाने का नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं अगर इन एलिमेंट्स की, तो ऑक्सीजन EX टाइप के EX6 टाइप के हैलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। ऐसा सल्फर कर सकता है, सिलियम कर सकता है, बट ऑक्सीजन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। पहले भी बात की है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पूछ सकते हैं आप लोगों से रीजनिंग टाइप का कि SF6 तो बनता है ना, और OF6 नहीं बनता, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब तो पता होना चाहिए, इतना तो आप समझ चुके होंगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके साथ साथ सल्फर के जो हैलाइड्स हैं कौन कौन से? SF2, SF4 और SF6, इन सबकी ज्योमेट्री भी आपको बनाना आनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं SF6 की, तो SF6 एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कहा मैंने? इसका जो सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन होता है स्टेरिक क्राउडिंग। जी हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग केवल अनस्टेबिलिटी देने का काम नहीं करता, स्टेबिलिटी देने का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है, फर्दर ये रिएक्ट करना नहीं चाहता। अरे भाई समझो ना मेरी बात को, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन ऑलरेडी है ना। अब रिएक्शन कब करेगा? रिएक्शन तब करेगा जब कोई रिएजेंट आए अटैक मारे तो जगह ही नहीं देगा, ये कहेगा कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है फ्लोरीन, है ना, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसके पास भी 3 लोन पेयर है, तो ये मना कर देगा साफ साफ कि भैया नहीं, आप जाइए यहाँ से, आप रिएक्शन मत कीजिए। तो इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग इनके बारे में कर सकते हैं। और फर्दर हम ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट हैं उनके अलग अलग कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डाइऑक्सीजन, है ना, उसके प्रिपरेशन मेथड में से खासे सवाल पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको इन हाइड्राइड्स और इन ऑक्साइड्स की ज्योमेट्री वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।